21 सितंबर 2007 सुबह का वक्त और कोलकाता में दमदम और बिधाननगर रोड रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर एक लाश पड़ी मिलती है। बॉडी को काफी संभाल कर रखा गया है। दोनों हाथ सीने पर तय कर दिए गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई सो रहा हो, लेकिन सिर के पीछे गहरी चोट है। शरीर पर 10 जगह जख्म है। ट्रेन ड्राइवर जो वहां से गुजर रहा है उसने लाश देखी है। उसे इतना तो कंफर्म है कि उसकी ट्रेन ने इस आदमी को नहीं मारा, तो आखिर ये चोटें उसकी शरीर पे आई कैसे? अब जो आदमी उस पटरी पर पड़ा है उसका नाम है रिजवानुर रहमान। उम्र करीब 30 साल। कोलकाता में एक मल्टीमीडिया सेंटर में ग्राफिक डिजाइन सिखाता है। उसकी मौत कैसे हुई? किसी ने कहा मर्डर है तो किसी ने कहा सुसाइड है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी मौत की जिम्मेदार थी उसकी मोहब्बत। उसने मोहब्बत की, फिर शादी की, लेकिन कई लोगों को ये मोहब्बत नागवार गुजरी और ये प्रेम ही उसका गुनाह बन गया जिसने उसकी जान ली। लेकिन ये प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और इस नतीजे तक कैसे पहुंची, ये बताएंगे हम आज के क्राइम सीन के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। रिजवानुर रहमान कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में रहता था। एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था तो मां किश्वर जहां ने बच्चों को पाला। रिजवानुर ने सेंट जेवियर से पढ़ाई की। अच्छी अंग्रेजी थी और इसके बाद ग्राफिक डिजाइन की पढ़ाई की। फिर एक मल्टीमीडिया ट्रेनिंग सेंटर में उसे नौकरी मिल गई। वो वहां ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता था। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। फिर उसके ट्रेनिंग सेंटर में एक लड़की आती है, नाम प्रियंका, उम्र 23 साल। अब प्रियंका कोई आम लड़की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बेटी थी अशोक तोड़ी की। अशोक तोड़ी यानी लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक, वही लक्स कोजी अंडरवियर ब्रांड वाले। कोलकाता के बड़े कारोबारी, बड़ा बंगला, बड़ा रसूख और बड़े ताल्लुकात। रिजवानुर प्रियंका को ग्राफिक डिजाइन सिखा रहा था। इस बीच दोनों की बातचीत होने लगती है और बातों में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत की शक्ल ले लेती है। घर वालों को तो कुछ पता नहीं था। दोनों अलग अलग दुनिया से थे और सबसे बड़ी बात, अलग अलग धर्म से। एक तरफ पार्क सर्कस का छोटा सा किराए का मकान, वहीं दूसरी तरफ अशोक तोड़ी की हवेली। दोनों तय कर लेते हैं कि वो अब साथ रहेंगे, शादी करेंगे और ये फैसला रिजवानुर रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और शायद आखिरी भी। 18 अगस्त 2007 को दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेते हैं। ये वो कानून है जो बिना धर्म बदले, बिना किसी रस्म के 2 अडल्ट लोगों को शादी करने की परमिशन देता है। शादी में रिजवानुर के कुछ करीबी दोस्त और साथी गवाह के रूप में मौजूद थे। दोनों के घर वालों को कुछ नहीं बताया गया। शादी के बाद प्रियंका वापस अपने घर चली गई और रिजवानुर अपने काम पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये बात ज्यादा दिन छुप नहीं सकती थी और अगस्त के आखिर में रिजवानुर ने अपने बड़े भाई रुकबानुर रहमान को सब बता दिया। 31 अगस्त को वो प्रियंका को अपने घर ले आया। पार्क सर्कस का छोटा सा अपार्टमेंट, वर्किंग क्लास मोहल्ला, और उसी दिन दोनों पुलिस को चिट्ठी लिखते हैं। उस लेटर में लिखा कि कुछ अपराधी तत्व हमारे घर आकर हमें धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम साथ रहे तो हमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों ने पुलिस से सिक्योरिटी मांगी और जवाब में पुलिस ने जो किया वो तो हम बाद में बताएंगे। पहले ये जानिए कि अशोक तोड़ी ने जब ये सुना कि उनकी बेटी उस लड़के के घर पर है तो उन्होंने क्या किया। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक तोड़ी कुछ रिश्तेदारों को लेकर रिजवानुर के उस छोटे से घर में पहुंचते हैं। वो आदमी जिसके पास करोड़ों की दौलत थी, जिसके पास रसूख था, ताल्लुकात थे, वो घर आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। बेटी के पांव पकड़कर कहता है कि मेरी नाक कट जाएगी, प्लीज मेरी इज्जत बचा ले। इसके बाद वो कहते हैं, मैं किसी मुसलमान को अपना दामाद नहीं बना सकता, किसी भी सूरत में नहीं। एक बाप का ये बयान किसी भी सभ्य समाज में शर्मनाक होना चाहिए था, लेकिन कोलकाता में 2007 में ये बयान देने वाले के साथ पुलिस थी। रिजवानुर के पास क्या था? कानून का भरोसा और कागज पर दर्ज एक शादी और उम्मीद कि शायद ये जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसका साथ देगी, उसके साथ खड़ी रहेगी। अब अशोक तोड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देते हैं। शिकायत में वो लिखवाते हैं कि प्रियंका को धोखे से उठाया गया है और जबरन रोका गया है। अब सोचिए, 2 अडल्ट लोग कानूनी तरीके से शादी करके रह रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये शादी रजिस्टर्ड है और फिर भी पुलिस में शिकायत।
अब शिकायत के बाद जो पुलिस ने किया वो इस कहानी का सबसे काला अध्याय है। डीसीपी अजय कुमार दोनों को बुलाते हैं और रिजवानुर को सीधी धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता है तो 1 हफ्ते के लिए प्रियंका को उसके पिता के घर भेज दे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर प्रियंका रिजवानुर के घर रहती है तो उस पर अपहरण और गैर कानूनी हिरासत के आरोप लगाए जाएंगे। एक मामूली सी चोरी का इल्जाम लगाने की भी बात कही गई कि रिजवानुर ने तोड़ी हवेली से फोन और कुछ सामान चुराया है। जिस पुलिस को उनकी रक्षा करनी थी अब वही पुलिस उनके खिलाफ खड़ी थी। ये वो पुलिस थी जिसने खुद एक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, लेकिन अशोक तोड़ी की शिकायत पर तुरंत हरकत में आ गई। अब 8 सितंबर 2007 को लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग होती है जहां रिजवानुर को बुलाया जाता है और पुलिस का यह तर्क था कि प्रियंका अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं कर पाती क्योंकि रिजवानुर हमेशा पास होता है। पुलिस का कहना था कि प्रियंका को 1 हफ्ते के लिए अपने माँ बाप के पास जाने दो ताकि वो खुलकर बात कर सके, लेकिन रिजवानुर को यह मंजूर नहीं था। वो बहुत देर तक मना करता रहा और आखिरकार वो राजी हुआ, लेकिन एक शर्त पर, लिखित में मिले कि प्रियंका वापस आएगी। अब प्रियंका के मामा अनिल सराओगी वहां मौजूद थे। उन्होंने एक सादे कागज पे साइन किया। पुलिस की गवाही भी थी उसमें कि 15 सितंबर को प्रियंका रिजवानुर के घर वापस लौट जाएगी। अब उसी दिन 8 सितंबर को प्रियंका अपने माँ बाप के घर चली जाती है। रिजवानुर के हाथ में एक कागज था, एक उम्मीद थी, लेकिन जाने से पहले प्रियंका को यह खबर दी गई कि पापा बीमार हैं। अब प्रियंका जैसे ही घर पहुंची घर वालों ने उसका मोबाइल छीन लिया, उसे दूर भेज दिया, लेकिन किसी तरह उसे एक मौका मिला और प्रियंका ने चुपके से रिजवानुर को फ़ोन किया और फ़ोन के उस तरफ रिजवानुर था। इस तरफ प्रियंका रोने लगी, उधर रिजवानुर रो रहा था। प्रियंका ने कहा कि मेरा इंतज़ार करना, प्लीज़ मुझे भूलना मत, चाहे महीनों लग जाएं, चाहे साल लग जाएं, लेकिन तुम मुझे भूलना मत। और इस तरफ रिजवानुर ने वादा किया कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और ये आखिरी बार था जब दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ सुनी। वो फिर कभी नहीं मिल पाए। 11 सितंबर 2007 को अपने परिवार के साथ एक बार बात हुई। उसके बाद रिजवानुर ने कई बार फ़ोन किए। फिर 15 सितंबर को जब उसने फ़ोन किया तो प्रियंका के घर वालों ने उसे प्रियंका से बात नहीं करने दी। 7 दिन बीत चुके थे और ये करार था, लेकिन प्रियंका वापस नहीं आई। 18 सितंबर को एक और झटका लगा। रिजवानुर की शादी का एक गवाह था, उसे पुलिस ने धमकाया और पुलिस ने कहा कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि इल्ज़ाम यह है कि उसने प्रियंका को जबरन शादी के लिए मजबूर किया है। 19 सितंबर को रिजवानुर ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स यानी APDR नाम की एक संस्था को चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि मैं भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूँ। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है और एक वयस्क होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की। प्लीज़ मुझे मेरी बीवी से मिलवाने में मदद कीजिए। एक आदमी जो कानून में यकीन रखता है वो कानून से मदद मांग रहा है। लेकिन उससे पहले एक और खबर आई। उसने एक चिट्ठी में यह भी लिखा था कि वो हिंदू धर्म अपनाने को तैयार है, बस एक शांतिपूर्ण शादीशुदा जिंदगी चाहिए। सोचिए उस इंसान की मनोस्थिति। और वो चिट्ठी भेजने के 2 दिन बाद 21 सितंबर 2007 की दोपहर रिजवानुर रहमान की लाश मिलती है दमदम और विधाननगर रोड स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर। दोनों हाथ सीने पर रखे हुए, एकदम साफ सुथरे कपड़े, सिर के पीछे गहरी चोट और शरीर पर कुछ घाव। ट्रेन ड्राइवर वो इंसान था जिसने सबसे पहले ये लाश देखी। उसने बाद में बयान दिया कि उसकी ट्रेन ने रिजवानुर को नहीं मारा। पोस्टमार्टम नील रतन सरकार हॉस्पिटल में प्रोफेसर S बाताब्याल ने किया। रिपोर्ट में यह निकला कि मौत चोटों की वजह से हुई, जो शायद किसी धीमी चलती ट्रेन से लगी हो। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रोसेस पर सवाल उठा दिए। कोई फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट नहीं था इस पूरे प्रोसेस में। एक मौत जिसमें कई सारे सवाल थे, उसका पोस्टमार्टम बिना किसी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड के कैसे हो गया। उसी दिन रिजवानुर के भाई रुकबानुर रहमान ने कराया पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें अशोक तोड़ी पर अपने भाई की हत्या का शक जताया। लाश मिली नहीं थी कि कोलकाता पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर प्रसून मुखर्जी सामने आ गए। उन्होंने रिजवानुर की मौत को सिंपल केस ऑफ सुसाइड करार दिया।
उन्होंने ये भी कहा कि बड़े लोगों के घर से भागकर शादी करना नैतिक रूप से गलत है और इसलिए पुलिस हमेशा ऐसे मामलों में दखल देती रहती है और देती रहेगी। उन्होंने ये कहा कि 23 साल तक माँ बाप ने प्रियंका को पाला, उनकी देखभाल की और एक सुबह अगर परिवार को ये पता लगता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर किसी अनजान लड़के के साथ जिंदगी बसर करने चली गई है तो माँ बाप को ये मंजूर नहीं हो सकता। और जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या ये सब लीगल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि कानूनी अंतरधार्मिक शादी की पुलिस को रक्षा करनी चाहिए, तो फिर मुखर्जी का बयान आता है कि इफ द पुलिस डज नॉट इंटरफेयर इन दीज फैमिली मैटर्स हु विल डू इट? PWD। इतना कहकर वो गुस्से में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। सोचिए किस लेवल पर बंगाल पुलिस उस वक्त ऑपरेट कर रही थी। अब समझिए इस गठजोड़ को जो इस पूरे मामले की जड़ थी। प्रसून मुखर्जी सिर्फ पुलिस कमिश्नर नहीं थे, वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट भी थे और वो भी ये पद इन्हें बिना किसी मुकाबले के मिला था, मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के सक्रिय समर्थन से। आरोप था कि अशोक तोड़ी ने इस पद के लिए मुखर्जी की फंडिंग भी की थी। और इस पूरे जाल में अब एक और नाम सामने था, स्नेहाशीष गांगुली, क्रिकेटर सौरव गांगुली के बड़े भाई। अशोक तोड़ी से उनकी अच्छी पहचान बताई जाती थी। कहा जाता था कि स्नेहाशीष की मदद से अशोक तोड़ी का पुलिस के आला अधिकारियों से गहरा रिलेशन था। मीडिया जांच में यह भी सामने आया कि मुखर्जी रिजवानुर की शादी के कुछ दिनों बाद ही अशोक तोड़ी के भाई से मिले थे और तभी इन्होंने इस जोड़े को अलग करवाने में मदद करने का भरोसा दिया था। अब बात आती है उन SMS की। रिजवानुर की मौत के करीब 1 महीने बाद जब जनता का गुस्सा पुलिस के खिलाफ चरम पर था, तब अचानक कुछ SMS सामने आए। ये SMS किसी अननोन सोर्स से सरकार के कुछ करीबी मीडिया हाउसेस को मिलते हैं। पहला SMS अशोक तोड़ी को भेजा गया था। पापा, मैं 10 मिनट में खुद को खत्म कर लूंगा, प्लीज मुझे आखिरी बार बात करने दीजिए। टाइम स्टैम्प था 21 सितंबर सुबह 9:24। फिर दूसरा SMS विमला तोड़ी को, मम्मी मैं 5 मिनट में खुद को मार दूंगा, प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। इसका टाइम स्टैम्प 9:30। ये दोनों SMS हिंदी में थे। रिजवानुर के भाई और करीबी दोस्तों ने कहा कि रिजवानुर सेंट जेवियर्स का पढ़ा हुआ था, वो हमेशा अंग्रेजी में SMS करता था, हिंदी में SMS करने का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। अब एक और बड़ा सवाल, भारत में किसी के प्राइवेट SMS बिना कोर्ट आदेश के, बिना आपराधिक संदिग्ध बनाए नहीं निकाले जा सकते। अब रिजवानुर पर कोई आपराधिक मामला था ही नहीं, तो ये किसने और किसके कहने पर SMS मोबाइल कंपनी से निकलवा लिए और वो कैसे किसी अननोन सोर्सेस से मीडिया तक पहुंच गए? इसका जवाब तो कभी नहीं आया। अब आता है पैसे का खेल। CBI की जांच में एक नाम बार बार सामने आया, सैयद मोहिउद्दीन उर्फ पप्पू, रहमान परिवार का सबसे पुराना जानने वाला। पप्पू ने CBI के सामने ये एक्सेप्ट किया कि एक डील हुई थी रिजवानुर और प्रियंका की शादी तोड़वाने के लिए। पप्पू ने बताया कि उसने प्रियंका के चाचा प्रदीप तोड़ी से पैसे लिए हैं। फिर 13 सितंबर को 5 लाख रुपए लिए और 19 सितंबर को 6 लाख रुपए लिए, यानी कुल 11 लाख। ये सब द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। पप्पू ने यह भी कहा कि इस रकम का एक हिस्सा उसने रुकबान और रहमान को भी दिया, यानी रिजवानुर के सगे बड़े भाई को। अब रहमान परिवार ने पैसे लेने वाली बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ब्लैंक चेक जरूर आया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। इधर 22 सितंबर 2007 को कोलकाता के पार्क सर्कस और तिलजाला इलाके में आग लग गई। बेनियापुकुर, तोपसिया, टांगड़ा और कराया थाना इलाकों में अफवाह फैल गई कि रिजवानुर का शव पुलिस मुर्दा घर से गायब हो गया है और करीब 300 लोगों की भीड़ ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ियां जलाई और 8 बसें तक फूंक दी। पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ और 17 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 24 लोग भी घायल हुए। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को तैनात करने के बाद ये दंगा काबू किया गया। इधर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जब रिजवानुर के परिवार से मिलने जा रहे थे, तभी भीड़ ने उनकी कार पर भी हमला कर दिया। 16 अक्टूबर 2007 को कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। राज्य सरकार की जांच को गैर कानूनी करार दिया और CBI जांच के आदेश दिए। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भट्टाचार्य ने 5 संदिग्ध पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने की घोषणा की,
जिसमें पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी, डिप्टी कमिश्नर गयानवंत सिंह और अजय कुमार शामिल थे। CPIM पॉलिट ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात कहती हैं, पश्चिम बंगाल में मौजूद प्रोग्रेसिव कल्चर के तहत रिजवानुर रहमान की मौत के मामले में कुछ पुलिस ऑफिसर्स का तबादला किया गया था। हम रिजवानुर रहमान के परिवार के साथ खड़े हैं और दोषियों के खिलाफ न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इधर ज्योति बसु ने कहा कि हाँ, जिन पुलिसकर्मियों पर रिजवानुर पर दबाव डालने के आरोप थे, उनका तबादला करने में देरी से राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसका पॉलिटिकल नुकसान हमें भी उठाना पड़ा है। इधर ममता बनर्जी एक रैली में कहती हैं कि रिजवानुर की मौत को 23 दिन हो चुके हैं। आज ईद का पवित्र दिन है और हम लोगों को ईद की मुबारकबाद देने निकले हैं, लेकिन इस इलाके में साफ वजहों से कोई ईद नहीं मना रहा है। मामले में ना अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही जांच में कुछ खास प्रोग्रेस। अहंकारी मुख्यमंत्री अभी भी ये सोच रहे हैं क्या उनके लिए मारे गए बेटे की मां से मिलने जाना सही होगा या नहीं। 3 नवंबर 2007 को एक शख्स इंद्रनील घोष एक टीवी चैनल पर आया। उसने दावा किया कि उसने रिजवानुर को उठाकर ले जाते हुए देखा था। सीबीआई को पहले गुमनाम चिट्ठी भी आई थी जिसमें अपहरण का दावा था। सीबीआई ने फिर घोष से पूछताछ की और कहानी में कई सारी कमियां निकली। फिर सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि अपहरण का कोई ठोस सबूत है ही नहीं और 6 नवंबर 2007 को प्रियंका ने अपने वकील के जरिए रिजवानुर की मां किश्वर जहां को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा था कि प्रियंका तोड़ी अब रिजवानुर रहमान के घर नहीं आएंगी। वो अपने पिता अशोक तोड़ी के घर पर ही रहेंगी और इस घटना से वो भी उतने सदमे में है जितना रिजवानुर का परिवार है। प्लीज उनका सारा सामान वापस कर दिया जाए, जिसमें साड़ियाँ, ग्रीटिंग कार्ड्स, पर्सनल डायरी, पिक्चर्स, फोटोज, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के सर्टिफिकेट और कई सारी पर्सनल चीजें शामिल हैं। ईश्वर जहां ने इस चिट्ठी को घाव पर नमक छिड़कने जैसा बताया। उन्होंने जवाब में लिखा कि आपको खुद आकर उस मां से मिलना चाहिए जिसने अपने बेटे को इन्फ्लुएंशियल पुलिस अधिकारियों और आपके पिता की साजिश के वजह से खो दिया है। ये बेहद दुख की बात है कि आपने ये चिट्ठी अपने वकील के जरिए भेजी। मुझे उम्मीद है कि आप खुद आकर अपना सामान लेंगी और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि मुझे ये चीज़ें अपनी बहू की जगह किसी वकील या चपरासी या क्लर्क को देनी पड़े। और मेरा तो आपसे कोई कानूनी विवाद भी नहीं है। उधर अशोक तोड़ी ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका और रिजवानुर की शादी हुई ही नहीं थी। उन पर लगे इल्जामों को भी उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि पुलिस के साथ उनका कोई नेक्सस नहीं था। लाल बाजार थाने में दंपत्ति पर दबाव बनाए जाने की बात उन्हें मालूम ही नहीं थी। प्रियंका ने भी एक महिला आयोग प्रतिनिधि मंडल से कहा कि देयर वर नो पुलिस प्रेशर ऑन मी एंड नो पुलिस ऑफिसर इल ट्रीटेड मी। उन्होंने अपने परिवार पर कोई इल्जाम ही नहीं लगाया, बल्कि रिजवानुर के भाई रुकबानुर और पप्पू पर उंगली उठाई। उनका कहना था कि इन दोनों ने उसके और उसके परिवार के बारे में बहुत झूठ बोला है। सीबीआई फरवरी 2008 में जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर देती है। निष्कर्ष सुसाइड का था, लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनाया। आरोपी थे अशोक तोड़ी, प्रदीप तोड़ी, अनिल सराओगी, पूर्व डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार, एसीपी सुकांति चक्रवर्ती, सब इंस्पेक्टर कृष्णेंदु दास और पप्पू यानी सैयद मोहिउद्दीन। सीबीआई ने यह भी सिफारिश की कि पूर्व कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और पूर्व डीसी गयानवंत सिंह के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई। 13 अक्टूबर 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने सारी कार्रवाई रोक दी जब तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट अशोक तोड़ी की याचिका पर फैसला न कर ले। मई 2010 में कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीबीआई को आदेश दिया कि रुकबानुर की शिकायत को एफआईआर मानकर मर्डर केस दर्ज किया जाए। फिर अशोक तोड़ी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उस हाई कोर्ट ऑर्डर की जांच की और उसी साल अप्रैल 2011 में कोलकाता की सेशंस कोर्ट ने अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस फॉर्मली फ्रेम कर दिए। अशोक तोड़ी परिवार ने चार्जेस क्वैश करने की कोशिश की। जून 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी पिटिशन खारिज कर दी। चार्जेस बरकरार रहे। अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील डिसमिस कर दी और ट्रायल को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी। इधर जनवरी 2009 में ही सभी आरोपी बेल पर बाहर आ चुके थे और अभी फरवरी 2026 तक बेल पर ही हैं।
ट्रायल्स चल रहे हैं और करीब 19 साल बाद भी किश्वर जहां इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। अरिंदम मन्ना, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर। रिजवानुर की लाश पटरी पर मिली थी और इसलिए मामला सबसे पहले रेलवे पुलिस के पास आया था। अरिंदम इस केस के पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम गवाह के तौर पर था। लेकिन 11 फरवरी 2009 को रिजवानुर की मौत के करीब 1.5 साल बाद अरिंदम मन्ना की लाश भी एक रेलवे पटरी के पास मिली, उनकी काम की जगह से काफ़ी दूर। अगले ही महीने उनकी शादी भी होने वाली थी और उनके शरीर की हालत तो ऐसी थी कि देखना मुश्किल था। सिर धड़ से अलग, हाथ टूटे हुए, बाईं पसली के नीचे गहरा जख्म और दाईं आंख निकली हुई। उनके पिता चाय की टपरी चलाते थे। उनकी मां मालती ने कहा कि तोड़ी परिवार उनके बेटे पर लगातार दबाव डाल रहा था। अरिंदम मन्ना के भाई देव प्रसाद मोइत्रा ने बयान दिया कि अरिंदम के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, एक में वोडाफोन और दूसरे में एयरटेल का कनेक्शन था। पुलिस को मोबाइल फ़ोन तो मिल गए लेकिन सिम कार्ड गायब थे। अब सबूत मिटाने के लिए सिम कार्ड जानबूझकर निकाले गए हैं। अरिंदम के हाथ पैर टूटे हुए थे और उसकी आंख बाहर की ओर निकली हुई थी। ऐसा किसी आत्महत्या में तो नहीं हो सकता। यह हत्या है और हम दोषियों को सजा दिलाने की मांग करते हैं। अरिंदम मन्ना की मौत की जांच सीआईडी को सौंपी गई मगर कुछ खास नहीं हुआ। सालों बाद भी इन दोनों मौतों के बीच एक लिंक साबित हो नहीं पाया है। सीपीआईएम के राज्य सचिव शौमेन ने एक बयान में कहा कि रिजवानुर की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक हिंदू लड़की से प्यार करने और बाद में उससे शादी करने की हिम्मत की। प्रशासन के सख्त और मनमाने रवैये के खिलाफ जनता के गुस्से की वजह से मुख्यमंत्री अब कोलकाता पुलिस के दोषी अधिकारियों को बचा नहीं पा रहे हैं। इधर रिजवानुर को आज 19 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। गायक और पूर्व सांसद कबीर सुमन ने 2008 में एक प्रोटेस्ट गाना बनाया, नाम था रिजवानुर बिट्टो। उधर प्रियंका अपने परिवार के साथ रहती हैं और कई बार पब्लिक प्रोग्राम्स में देखी गई, अवार्ड फंक्शंस में भी नजर आई और लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की हेड भी बनी वो। हमने आपको एक शिकायत के बारे में बताया था जब प्रियंका और रिजवानुर ने पुलिस से सिक्योरिटी मांगी थी। प्रियंका ने बाद में इसको लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। रिजवान ने जो मुझसे साइन करने को कहा मैंने कर दिया। मैंने उससे कहा था कि इस पूरे मामले में मेरे पापा को मत घसीटो, लेकिन उसने कहा कि पप्पू और रुकबा नूर ने चिट्ठी को ऐसे ही लिखने को कहा था और वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। इस बयान ने काफ़ी सवाल खड़े कर दिए। पप्पू यानी सैयद मोहिउद्दीन रहमान परिवार का पुराना जानने वाला और रुकबा नूर रहमान यानी रिजवानुर का सगा बड़ा भाई। सवाल ये है कि क्या रिजवानुर के अपने ही घर में कोई उसके खिलाफ था? रुकबा नूर ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हैं और ममता हर ईद पर रिजवानुर के घर जाती हैं। रुकबा नूर तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के एमएलए हैं, नादिया जिले की छपरा सीट से। 2011 में ममता ने उन्हें पहली बार टिकट दिया था और इधर अशोक तोड़ी और बाकी आरोपी बेल पर हैं। 2011 में चार्जेस फ्रेम हुए और 2017 में हाईकोर्ट ने चार्जेस क्वैश करने से मना किया। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल रोकने से मना किया, लेकिन अब तक ट्रायल खत्म नहीं हुए हैं, यानी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं। अब आखिर में हम एक सवाल छोड़कर जाएंगे कि क्या रिजवानुर को किसी ने मारा? क्या एक ऐसी व्यवस्था जहां पैसा, ताकत और धर्म मिलकर किसी की मोहब्बत को कुचल सकते हैं, जहां जांच अधिकारी खुद मर जाता है और उसके सिम कार्ड्स गायब हो जाते हैं, जहां एक बेटे की लाश के बाद मां को वकील के जरिए चिट्ठी आती है कि कपड़े वापस कर दो, और जहां चार्जशीट दाखिल होती है और सुप्रीम कोर्ट में रुक जाती है, जहां आरोपी याचिका दाखिल करते हैं और मामला लटक जाता है। और अभी भी रिजवानुर की कहानी तो नहीं खत्म हुई, बस रिजवानुर खत्म हो गया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके लिए स्टोरी लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं अहमद अब्बास। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।